कल्पना कीजिए घूमती हुई ऐसी तरंगों की जो किसी चीज से टकरा कर हर बार अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी कर ले या हर बार अपने से और ज्यादा ताकत का प्रदर्शन करने लगे। अब ये इतनी ताकतवर हो जाए कि एक बम जैसी स्थिति को पैदा कर दे। अब ये कोई साइंस फिक्शन या कोई कहानी नहीं है, बल्कि वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि 50 साल पुरानी एक अनसुनी थ्योरी जिसे कि केवल कागजों पर अब तक माना गया था, उसको प्रयोगशाला में सच साबित कर दिया है वैज्ञानिकों ने। पहली बार धरती पर ब्लैक होल बम जैसी स्थिति को सफलतापूर्वक पैदा कर। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इनफोकस श्रृंखला में आज हम ब्लैक होल बम की स्थिति को ही समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये क्या है। और यह प्रयोग न सिर्फ ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी दिखाता है कि अंतरिक्ष के जटिल रहस्यों को हम धरती पर खोल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, इस शीर्षक के अंतर्गत कि पृथ्वी पर पहली बार बना ब्लैक होल बम। अब अपने आप में यह घटना इंपॉर्टेंट है, इसी खबर के आलोक में आज हम बात करेंगे। तो दरअसल भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर यानी प्रयोगशाला में, विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के इसमें जो वैज्ञानिक हैं उनका इसमें योगदान है। इसके अलावा ग्लासगो यूनिवर्सिटी यूके में है, उसके भी वैज्ञानिकों का योगदान है, और नेशनल रिसर्च काउंसिल इटली की जो है उसका भी योगदान है। और विशेष तौर पर इन्होंने अब तक जो बात सिद्धांत में थी, 50 साल पहले की जो थ्योरी केवल सिद्धांत में थी, उसको प्रयोग करके और प्रयोगशाला के माध्यम से ये बता दिया कि नहीं, ब्लैक होल बम बनाया जा सकता है। और ये ब्लैक होल बम आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या वास्तव में कोई बम है? आजकल युद्ध के इस माहौल में क्या वास्तव में बम है जिससे कि नुकसान किया जा सकता है? तो देखिए, समझते हैं वास्तव में ये चीज है क्या। अब ये थियरी जो अब तक हम पढ़ रहे थे, इसको ही प्रयोगशाला में कार्य रूप देने की वजह से इस घटना की चर्चा हो रही है। तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अंदर इसको आप देख सकते हैं, और ब्लैक होल बम सिद्धांत बेसिकली है। तो देखिए, ब्लैक होल बम बेसिकली कोई बम नहीं है, ये एक्चुअली एक क्या है, सिद्धांत, यानी कि एक थियोरेटिकल प्रोसेस है जिसमें ये बात बताई गई है कि कोई भी वेव यानी कोई भी तरंग, चाहे वो प्रकाश तरंग हो, चाहे वो चुंबकीय तरंग हो, चाहे वो ध्वनि तरंग हो, अगर इस प्रकार की तरंगों को किसी भी घूमती हुई चीज पर, जिसमें कि घूर्णन हो रहा हो, तेजी से घूर्णन हो रहा हो, वो घूर्णन इतना तेज होना चाहिए कि वो इन प्रकाश की जो गति है उससे तेज हो, तो ऐसी दशा में ये जो प्रकाश तरंगे हैं या ध्वनि तरंगे हैं या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, ये अगर उस घूर्णन करती हुई उस स्थिति से टकराहट इनकी होगी, तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो बहुत ज्यादा होती है, और उसकी ऊर्जा से कुछ एनर्जी को ये अपने अंदर समाहित कर लेंगी, या हम कह सकते हैं चुरा लेंगी। तो उसकी ऊर्जा से बार बार अगर टक्कर होगी तो इनकी ऊर्जा लगातार इंक्रीज होगी, और इस तरह से इतनी ज्यादा एनर्जी इनके पास होगी कि ये एक विस्फोटक स्थिति पैदा करेंगे। इसीलिए इनको ब्लैक होल बम कहा जा रहा है। और सर्वप्रथम इसको प्रस्तावित किया था, इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया था किसने? भौतिक विज्ञानी याकोव जेल्डोविच ने। तो याकोव जेल्डोविच ने सबसे पहले इसको प्रस्तावित किया था, बेसिकली इस सिद्धांत को, इस प्रोसेस को। अब देखिए, इसी सिद्धांत को, अब ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल आपको पता होता है कि अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह होती है जहां की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां से प्रकाश भी निकल नहीं सकता है, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है। अब इसी से संबंधित है चूंकि यह टॉपिक, तो आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दरअसल देखिए, इस विचार की पृष्ठभूमि को अगर जान लेते हैं, सबसे पहले हुआ क्या कि 1969 में एक वैज्ञानिक थे रोजर पेनरोज, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको कि रोजर पेनरोज के नाम पर ही पेनरोज प्रक्रिया, पेनरोज प्रोसेस के नाम से जानते हैं। उसमें इन्होंने कहा कि जो ये, चूंकि भौतिक विज्ञानी थे और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका, अब इन्होंने कहा, सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया कि कोई भी घूर्णनशील अगर चीज है, यानी विशेष तौर पर घूर्णनशील ब्लैक होल की अगर बात करें, जो रोटेशनल उसमें से एनर्जी होती है, उसके पास से अगर कोई भी पार्टिकल्स होते हैं, उससे अगर टकराते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी एनर्जी को वो चुरा लें। अब ये बात इन्होंने कही 1969 में, और इन्होंने कहा कि ये वहां पर हो सकता है, उस क्षेत्र में हो सकता है जहां पर, जिसको एर्गोस्फीयर कहा जाता है, यानी ब्लैक होल के बाहर का क्षेत्र, यानी एक विशेष क्षेत्र होता है जहां पर ऊर्जा का हस्तांतरण संभव होता है। तो देखिए, इस चित्र में देखिए, मान लीजिए ये बीच का हिस्सा क्या है? ब्लैक होल है, ठीक है। और ब्लैक होल की डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होगी, इसके बीच से तो प्रकाश भी नहीं जा सकता, लेकिन इसके बाहर जो ये एरिया आप देख रहे हैं, इसी को कहा जा रहा है एर्गोस्फीयर। अब कोई यहां पर अगर पार्टिकल है, जैसे कि ग्रीन कलर में ये पार्टिकल आपको दिखाया गया है, तो इसमें अगर हो सकता है कि टकराहट होगी और ये दो पार्टिकल में
यहाँ पर टूट जाए, एक की एनर्जी कम होगी, एक की ज्यादा होगी, तो जिसकी कम एनर्जी होगी वो तो अंदर चला जाएगा। लेकिन बार बार टकराने से एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसकी एनर्जी लगातार इंक्रीज होगी और हो सकता है कि वो बाहर निकल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसी घूर्णन के कारण और उसको बार बार टकराने के कारण उसकी एनर्जी बढ़ रही है। यही बात पेनरोज प्रक्रिया में बताई गई थी। अब इसमें जो प्रोसेस बताया गया, इसको आप देखिए, जो उसकी एनर्जी जब पार्टिकल की इंक्रीज होगी, यानी जो भी तरंग होगी उसकी जो उसका जो पार्टिकल होगा उसकी जब एनर्जी इंक्रीज होगी और वो इतनी इंक्रीज होगी कि बाहर निकल जाएगा, तो ब्लैक होल सुपर रेडियंस उसको कहा जाएगा। यानी कि सुपर रेडियंस का मतलब ही हुआ कि कोई भी सिस्टम किसी तरंग को पहले से अधिक ऊर्जा से जब बाहर निकलता है उसको सुपर रेडियंस कहते हैं, यानी उसकी मूल ऊर्जा जो कि उससे इसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। अब उदाहरण के तौर पर यहां पर आप देखिए, जो इवेंट होराइजन अर्थात ये ब्लैक होल का जो मेन जो एरिया है, वहां पर अगर कोई चीज है और उसके बाहर दो पार्टिकल है, जो अभी आपको उदाहरण से मैंने बताया, एक पार्टिकल ये जो आपको दिखाई दे रहा है और एक ग्रीन कलर में। अब इसकी एनर्जी कम है तो ये अंदर चला गया, और जो ग्रीन वाला है उसकी एनर्जी लगातार टकराने से ज्यादा बढ़ेगी और ये बाहर निकल जाएगा। इसी को यहाँ पर बताया गया है। साधारण भाषा में अगर कहें तो जैसे मान लीजिए अगर आंधी आती है, तो आंधी की अगर उसकी गति बहुत ज्यादा तेज है, अगर ठीक उसके सेंटर में आप होंगे तो आपका उस आंधी से बाहर निकलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उसके किनारे होंगे तो मुश्किल थोड़ी तो होगी, लेकिन आप वहां से बाहर निकल सकते हैं। तो ठीक वही यहाँ पर एर्गोस्फीयर का जो एरिया है, एर्गोस्फीयर में जो पार्टिकल होते हैं, वो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो अपनी एनर्जी इतनी इंक्रीज कर लेते हैं टकराने के साथ साथ कि वो उससे बाहर निकल जाते हैं। अब इसी चीज को कहा जाता है कि ये उससे एनर्जी चुरा के निकल रहे हैं, क्योंकि अंदर से एनर्जी ही बढ़ रही है, तो वही एनर्जी लेके ये बाहर निकल रहे हैं एर्गोस्फीयर से। इसका मतलब कि ये एनर्जी वहां से लेकर निकलना, मतलब एनर्जी को जनरेट होना, ये प्रोसेस यहां पर बताया गया। अब देखिए, जेल्डोविच प्रभाव 1971 में इसके बाद आया, जिसमें कि अगर जेल्डोविच प्रभाव की बात करें तो इसको भी भौतिक विज्ञानी याकोव जेल्डोविच के नाम पर जेल्डोविच इफेक्ट के तौर पर जानते हैं। अब ये प्रक्रिया क्या कहती है, तो ब्लैक होल के बिना क्या ये प्रोसेस हो सकता है? जेल्डोविच ने ये बात 1971 में कही कि एक तो बात जो इससे पहले हुई, जो कि रोजर पेनरोज ने कही, उन्होंने कहा कि ये कंडीशंस होंगी तो पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जी लेकर बाहर निकल जाएंगे, सुपर रेडिएशन की घटना होगी। लेकिन इन्होंने कहा कि क्या यह प्रक्रिया ब्लैक होल के बिना भी हो सकती है? साथ ही इन्होंने कहा हो सकती है, क्योंकि अगर कोई ऐसी तेज घूमती हुई धातु की वस्तु हो, जैसे कि एल्यूमिनियम का सिलेंडर लेकर उसको प्रयोग किया जाए, जो कि प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है, उस घूमते सिलेंडर को जिसकी की स्पिनिंग, जिसकी की गति, घूमने की घूर्णन की गति बहुत तीव्र हो, और उससे अगर तरंगे टकराएं, चाहे वो ध्वनि तरंगे हो या प्रकाश तरंगे हो, और बार बार टकराने दिया जाए, यानी कि उनको रिजोनेंस सेटअप ऐसा बना लिया जाए कि बार बार उन वेव्स की टक्कर उससे होती रहे, उस सिलेंडर से होती रहे, जो कि एक तरह से कैसा व्यवहार करेगा, ब्लैक होल की तरह से व्यवहार करेगा। तो हर बार उसकी ऊर्जा क्या होगी, उन वेव्स की ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और ऐसी दशा में ये हो सकता है कि ज्यादा इंक्रीज होने के बाद वो बाहर चला जाए। तो ये जरूरी नहीं है, ये बात इन्होंने कहा जेल्डोविच इफेक्ट के तहत 1971 में कि ये इसके लिए ब्लैक होल का होना ही जरूरी है, ब्लैक होल के बिना भी। लेकिन ये बात सैद्धांतिक थी, प्रयोगशाला में अभी ये बात नहीं कही गई थी। अब देखिए, प्रेस और ट्यूकोल्स्की नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा 1972 में, पिछले दो जो कि हमने आपको बताया, पेनरोज, रोजर पेनरोज का जो सिद्धांत था और याकोव जेल्डोविच का जो सिद्धांत था, उन दोनों को मिला के इन्होंने कहा, दोनों विचारों को मिलाकर ब्लैक होल बम की कंडीशन दी, यानी कि एनर्जी पार्टिकल्स का इतना ज्यादा हो जाए कि वो बाहर निकल जाए और एक ब्लास्ट की सिचुएशन हो, तो इसी को इन्होंने ब्लैक होल बम के रूप में इसको नामांकित किया। अब हाल में क्या हुआ, हाल में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया, इसी सिद्धांत को जो कि अब तक किताबों में था, कागजों पर दर्ज था, उसको प्रयोगशाला में इसको प्रूफ कर दिया है करके। इसी वजह से इसकी चर्चा हो रही है और इसी वजह से कुछ नए आयाम भी खुलकर सामने आ रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो और इटली की नेशनल रिसर्च काउंसिल ने, यहाँ के विशेष तौर पर अगर वैज्ञानिक की बात करें, हेनरिक उल्ब्रिस्ट और मैरियन क्रॉम, इनका योगदान है। इन्होंने क्या किया, सेम वही चीज जो सिद्धांतों में कही गई थी, एक घूमता हुआ एल्यूमिनियम का सिलेंडर ले लिया, मान लीजिए ये बीच में है जो कि रोटेट हो रहा है, ठीक वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे कि ब्लैक होल। इसके अलावा इन्होंने तीन चरणी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया, बीच में अगर मान लीजिए ये ले लिया सिलेंडर, इसके चारों ओर तीन चरणी चुंबकीय क्षेत्र का इन्होंने निर्माण कर दिया, जिससे कि सिलेंडर तेजी से घूमता रहे, और यहीं पर एक प्रतिध्वनि सर्किट लगाया, यानी कि रिजोनेंस सर्किट लगाया, जिससे कि बार बार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होंगी, जो तरंगे होंगी, उनको बार बार बाउंस कराया जा सके, जिससे कि वो लगातार टकराएं। अब इस चीज को प्रयोगशाला में ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया जैसा कि
सिद्धांतों में कहा गया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? शुरू में तो बैकग्राउंड में केवल नॉइज आया, केवल शोर आया, लेकिन कुछ समय बाद देखने को मिला कि जो तरंगें थी वो एम्पलीफाई होने लगी, यानी कि उनमें प्रवर्धन होने लगा, यानी कि उनकी जो मूल ऊर्जा थी उससे उनकी ऊर्जा में वृद्धि होने लगी, और इस तरह से लगातार बाउंस होने पर उसकी ताकत बढ़ती गई, और नतीजा ये हुआ कि तरंगों के घूमते सिलेंडर से वो बार बार टकराते रहे और उनसे ऊर्जा चुरा कर और बाहर निकल गए। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी ऊर्जा लगातार इंक्रीज हो रही है। अब इससे क्या हुआ? तो इससे जो जेल्डोविच का जो इफेक्ट था, जिसकी बात उन्होंने कही थी, उस सिद्धांत की यहाँ पर 1971 का जो सिद्धांत था, जो किताबों में दर्ज था, प्रयोगशाला में उसकी व्यवहारिक पुष्टि हो जाती है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसी कंडीशन को दिखाया गया है, जैसे ये चित्र ए है। ए में आपको ये 3 कंडीशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर कंडीशन है जहां पर कोई सिलेंडर नहीं है, यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन है जहां सिलेंडर लगाया गया है लेकिन ये सिलेंडर धीरे धीरे घूम रहा है, और तीसरी कंडीशन है जहां पर सिलेंडर लगा हुआ है लेकिन सिलेंडर की गति तेजी से घूम रही है। अगर इसको ब्लैक होल मान लें, तो अगर यहाँ पर ब्लैक होल की उपस्थिति नहीं है, यानी कोई सिलेंडर नहीं है, तो यहाँ पर तरंगों की गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर सिलेंडर में धीरे गति हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? जो तरंगे हैं उनका अवशोषण हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वहीं पर अगर सिलेंडर की गति बहुत तेजी से है, अर्थात तरंगों की गति से ज्यादा है, तो ऐसी दशा में क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन होगा, यानी कि प्रवर्धन होगा, यानी कि उनकी ऊर्जा लगातार तरंगों की टकराने की वजह से बढ़ती जाएगी। इसी कंडीशन को प्रयोगशाला में किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं इस दूसरे चित्र में। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको एक केंद्रीय क्षेत्र है जो कि ब्लैक होल की तरह से है। इसके अलावा आपको काइल्स और फील्ड्स कॉपर कलर्ड जो लूप्स लगाए गए हैं, 1 2 3, ये 3 चरण में ये कॉपर के लूप्स लगाए गए हैं, ताकि यहाँ से कम ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न की जा सके, और फिर ये बार बार अंदर जाएंगी। और उसके अलावा P1 P2 P3 जो है आपको दिखाई दे रहा है, संवेदक लगाए गए हैं, प्रोब्स लगाए गए हैं, इसको मापने के लिए कि उसकी ऊर्जा में क्या बढ़ोतरी हुई है। तो प्रयोगशाला में इस प्रयोग को किया गया। इसी चित्र को, आभासी चित्र को यहाँ भी आप देख सकते हैं। इस तरह से कुछ यहाँ पर स्थिति बनाई गई, और फिर रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये देखा गया कि लगातार उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इस पूरे प्रयोग को जो प्रयोगशाला में किया गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस एक तो यही है कि ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता है। अब ऐसी दशा में हम अगर इस तरह से एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक तो ब्लैक होल के व्यवहार को समझने में तो मदद मिलेगी ही, ऊर्जा उत्पन्न करने के एक नए प्रयोग के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि बिना ईंधन के सिर्फ हम गति से ऊर्जा को जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यह सिद्ध हुआ कि जो सुपर रेडियंस है और ऊर्जा बढ़ने की जो प्रक्रिया है, वो केवल ब्लैक होल तक सीमित नहीं है, बल्कि वो ब्लैक होल के बाहर भी किसी भी तेजी से घूर्णन करते हुए सिलेंडर या किसी भी तेजी से घूर्णन करते हुए सिस्टम में इस ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, केवल ब्लैक होल तक सीमित नहीं है। इसके अलावा ब्लैक होल के व्यवहार को समझने में मदद करेगा। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊर्जा के नियम, क्वांटम थियरी यानी सूक्ष्म कणों की जो दुनिया होती है, और एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकी के भी कुछ नए रास्ते खुलेंगे। साथ साथ एनर्जी के क्षेत्र में तो एक बड़ा ये कदम साबित हो ही सकता है। तो ये इसका महत्व भी है और भविष्य की संभावनाएं भी हैं। अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ISDS फाउंडेशन ऑफलाइन बैच के विषय में सूचना है। लखनऊ शाखा में 5 मई 6:15 बजे, प्रयागराज में 27 मई से सुबह 11:15 बजे, नोएडा शाखा में, जयपुर शाखा में, इंदौर शाखा में और करोल बाग शाखा में एडमिशन प्रारंभ है। अधिक जानकारी के लिए 8750187501 पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम है। इस कदम से काफी सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में नए नए आयाम खुलने की संभावनाएं पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक कमजोर भेजी गई तरंग जो कि सिलेंडर की ओर जाती है और लगातार उससे टकराने के साथ साथ सुपर रेडियंस के रूप में वापस आती है, और फिर हम कह सकते हैं कि मूल ऊर्जा से कई गुना अधिक ऊर्जा के साथ वो बाहर निकलती है, जिसको कि हम एक प्रथम दृष्टया जरूर हम इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लैक होल बम, लेकिन वास्तव में ये बम नहीं बल्कि ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। तो आइए अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। जेल्डोविच प्रभाव को पहली बार किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? विकल्प आपके सामने है, 1969, 1971, 1975 या 1980। तो सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।